नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। बीए फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन कर रहे हैं और आज इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है संयुक्त राज्य संघ। संयुक्त राज्य संघ यह संयुक्त राज्य संघ का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 क्लियर बच्चों। इसमें हमने जहां संयुक्त राज्य संघ की संगठन, स्थापना आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी इससे पिछली वाली क्लास में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं उन अंगों के बारे में भी मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है, जिनमें एक अंग बताया था महासभा। महासभा के साथ में ये खत्म करने के बाद महासभा, इसे विश्व की संसद भी कहा गया है। विश्व की संसद, विश्व का अंत्यकरण भी इसे कहा गया है, क्योंकि महासभा का जो सदस्य है वो पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य है वो महासभा के सदस्य होते हैं। ऐसी बात मैंने आपको कही थी और 193 के ऊपर समथिंग इसके सदस्य संख्या मैंने आपको बताई थी। और महासभा छोटे से छोटे जो राष्ट्र है उसकी स्वाधीनता, उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता की रक्षा करने का काम इसका प्रमुख है। ये महासभा के बारे में मैंने आपको और भी इसके संगठन, इसकी कार्यविधि और इसकी शक्तियां आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसके बाद हमने पढ़ा था नंबर 2 सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश इसके सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य को वीटो का अधिकार प्राप्त है, जिसके बारे में मैंने आपको विशेष रूप से बताया था। नेक्स्ट इसका कार्य, इसकी कार्य प्रणाली, इसके निर्णय लेने के तरीके आदि अब बताए जाएंगे। और यही अपना आज का जो डिस्कस का पॉइंट था वो सुरक्षा परिषद है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, अब थोड़ा और आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लियर बच्चों। अतः हम अब सुरक्षा परिषद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो हमारा चल रहा टॉपिक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा प्रमुख अंग है और ये विश्व के, इसमें जो 5 देश सदस्य हैं जिनको वीटो प्राप्त है वो विश्व के बोलते हैं तो पंच हैं। और ये पंच अपना कार्य किस प्रकार करते हैं इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। क्लियर। तो आज हम पढ़ेंगे इस परिषद के 4 तरीके से कार्य किए जाते हैं। परिषद के तरीके परिषद के तरीके। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उनको समाधान के लिए सुरक्षा परिषद 4 प्रकार से अपने कार्यों का संपादन करती है। पहला सर्वप्रथम संबंधित राष्ट्रों से आपसी वार्ता और पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। यानी पहले में वार्ता और पत्र।
पहले में क्या करती है, वह संबंधित जिससे विवादित देश है उससे वार्ता करती है, उसको पत्र लिखती है। दूसरा, द्वितीय, पंचों, मध्यस्थों तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव या निर्णय, यानी पंचों और न्यायालय द्वारा। पंचों और वह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम ये प्रमुख रूप से करती है। तीसरे प्रभावी उपायों के रूप में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा, यानी अगर कोई दोषी राष्ट्र है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। आर्थिक प्रतिबंध के माध्यम से भी वह अपने निर्णय दे सकती है और जो राष्ट्र है आतताई या किसी भी प्रकार की उसने गलती की है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्यवाही, यानी अगला क्या है, सैनिक कार्यवाही। सैन्य कार्यवाही यानी ये सुरक्षा परिषद के जो कार्य करने के जो तरीके हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला, संबंधित देश से वार्ता करके पत्र द्वारा। दूसरा, पंचों और न्यायालय के निर्णय द्वारा। तीसरा, आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं। चौथा, उस पर सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं। यानी इन 4 तरीकों के माध्यम से संबंधित राष्ट्र पर सुरक्षा परिषद कार्य करती है। अतः हम इसके आगे भी देखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्यवाही कर सकती है, ये बात मैंने अभी कही है आपको। किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं है, पर सैनिक कार्रवाई के लिए उसे सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं प्राप्त होती है, यानी जो इसके सदस्य राष्ट्र है उनकी सेनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ को प्राप्त होती है। परिषद प्रत्येक ऐसी स्थिति की जांच भी कर सकती है जब उसे स्थिति बिगड़ने का आभास होने लगे, यानी जो सुरक्षा परिषद है वह जांच भी कर सकती है कि अगर स्थिति बिगड़ तो नहीं रही है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का पुलिस स्टेशन कहा जा सकता है, यानी यूएनओ को पुलिस स्टेशन कहा जा सकता है। यानी आप इसमें अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं और संबंधित राज्य इसमें रिपोर्ट लिखवा सकता है और यह पुलिस स्टेशन उस पर कार्रवाई कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है और उसे दंड भी दे सकता है। वह सदस्य राष्ट्रों से अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही के अतिरिक्त सभी उपाय करने का आग्रह करता है। यानी प्रथम तो वह सैनिक उपाय का सहारा सीधा नहीं लेता है, बाकी सभी तरीकों से उसे समाप्त करने की बात वह करता है। यदि किसी राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद के शांतिपूर्ण समाधान की अवज्ञा कर दी तब भी वह सदस्यों से इस बात का अनुरोध कर सकती है कि वह अपराधी राष्ट्र से अपने आर्थिक संबंध पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर दे। यानी यूएनओ की जो अवहेलना कर दी है तो भी वो यह कहता है कोई बात नहीं, इसके आर्थिक प्रतिबंध आंशिक रूप से बंद कर दे या पूर्ण रूप से बंद कर दे। सदस्य राष्ट्रों से यह भी कहा जाता है कि उक्त राष्ट्र से हर प्रकार के कूटनीतिक संबंध समाप्त कर लिए जाए एवं सभी सदस्य राष्ट्र उससे सब तरह के रेल, समुद्र, वायु, पोस्ट, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, संचार के अन्य साधन समाप्त कर दे। यानी उसको यह केंद्र प्रकार उससे संबंध तोड़ने की बात करती है। खाड़ी संकट के समय इराक के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने सैनिक कार्यवाही की तथा अप्रैल 1992 में लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। यानी जहां सैनिक कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी तो इराक युद्ध में वो भी किया और लीबिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का काम भी इसने प्रमुख रूप से किया। इन प्रतिबंधों में लीबिया के हवाई संपर्कों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है, जिसके कारण लीबिया का वायुमार्ग कुछ विशेष विश्व से संपर्क कट गया। अपने महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के कारण पिछले समय में अमेरिका की कोप का निशाना
बन रहे ईरान पर कुछ व्यापारिक प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद ने 2006 में आरोपित किए। सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए इस प्रस्ताव के अंतर्गत ईरान के साथ परमाणु सामग्री, बैलिस्टिक मिसाइलों से संबंधित व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। वास्तव प्रस्ताव को रद्दी के कागज का टुकड़ा बताते हुए ईरान ने कहा कि प्रतिबंधों के डर से वह परमाणु कार्यक्रम का परित्याग नहीं करेगा। यानी इराक पर जब अमेरिका जो परमाणु परीक्षण कर रहा था, परमाणु हथियारों की बात कर रहा था, तो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, किंतु इराक ने कहा कि मैं इन रद्दी के कागजों से डरने वाला नहीं है और उसने परमाणु परीक्षण है उसका परित्याग नहीं किया। इससे पूर्व 14 अक्टूबर 2006 को विश्व समुदाय की अनदेखी कर परमाणु परीक्षण करने वाले उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सुरक्षा परिषद ने कई सैन्य प्रतिबंध लगाए। इसके तहत भी सभी तरह की युद्धक सामग्री खरीदने व बेचने के लिए उत्तरी कोरिया को प्रतिबंधित किया गया। यानी उत्तरी कोरिया पर सुरक्षा परिषद ने जो परमाणु हथियार खरीद रहा है या बेच रहा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। परिषद ने इस प्रस्ताव को उत्तर कोरिया ने स्वीकार नहीं किया। लीबिया के 41 वर्षों से सत्तारूढ़ कर्नल गद्दाफी के त्यागपत्र की मांग को लेकर विद्रोह पर उतरी जनता के विरुद्ध हिंसक व आक्रामक रुख अपनाने की गद्दाफी की कार्रवाई के चलते संयुक्त सुरक्षा परिषद ने 2011 में गद्दाफी शासन के विरुद्ध प्रतिबंध आरोपित किए। इसके तहत गद्दाफी और उसके परिवार के सदस्यों को खून करावे के लिए जिम्मेदार शीर्ष रक्षा खुफिया एजेंसियों की संपत्ति सील करने के साथ साथ उनकी हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई। लीबिया ने शस्त्र कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। लीबिया के सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति सुरक्षा परिषद ने 2011 प्रस्ताव के तहत दी गई, जिसके अगले ही वर्ष 20 मार्च को नाटो की गठबंधन सेना ने वहां हमले शुरू कर दिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सुरक्षा परिषद के पास अधिकार में से ऐसा कोई साधन नहीं है जिसकी वह अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध प्रत्यक्ष उपयोग कर सके। अधिकतर संभावना वह यही रहती है कि सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई सलाह को कार्रवाई न करें, क्योंकि सुरक्षा परिषद के उक्त आदेश भी बाध्यकारी नहीं होते। सुरक्षा परिषद की सब कार्यवाही उपदेश मात्र बनकर रह जाती है। यद्यपि सुरक्षा परिषद को यह विश्वास हो गया कि शांति भंग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध किए गए असैनिक उपाय अपर्याप्त है, तो वह तुरंत जल और थल और नभ सेना की कार्रवाई कर सकता है। इस तरह की कार्रवाई पूर्ण सैनिक दबाव के रूप में ग्रहण कर सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा परिषद का संगठन ऐसा किया गया है कि यदि उसके सभी स्थायी सदस्य एक मत होकर कार्य करें तो विश्व शांति भंग होने का भय सदैव के लिए समाप्त हो जाए। यानी ये जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य राष्ट्र है 5, अगर ये एक साथ मिलकर अगर काम करें तो विश्व में शांति और सुरक्षा स्थायी हो जाएगी और भय सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। महाशक्ति के बीच विचारधाराओं का अंतर है, यानी महाशक्तियों के बीच भी विचारधाराओं का अंतर है। कोई साम्यवाद को बढ़ावा देता है, कोई पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, और उनके राष्ट्रीय हित आपस में इतने अधिक टकराते हैं कि सुरक्षा परिषद को जो भी सैनिक शक्तियाँ उपलब्ध कराता है उनका उपयोग संभव ही नहीं है। यानी महाशक्तियों के बीच में भी जो उनके राष्ट्रों के आर्थिक हित है, अन्य जो हित है, उनका टकराव बना रहता है। नेक्स्ट ये हो गया आपके सुरक्षा परिषद में जो परिषद के कार्य करने के जो तरीके मैंने बताए वो सारे के सारे, यानी परिषद संबंधित राष्ट्रों को पत्र, जो अपराधी राष्ट्र है उसको पत्र और वार्ता द्वारा समझाने का प्रयत्न करेगा, पंचों के निर्णय, न्यायालय के निर्णय से उनको समझाने का प्रयत्न करेगा, और नहीं माना तो आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, और अंत में अगर वो बिल्कुल नहीं माना तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सुरक्षा परिषद को पुलिस स्टेशन भी कहा जाता है। अब अगला पढ़ेंगे, इसमें सुरक्षा परिषद भी चल रहा है। इसमें आप पढ़ेंगे परिषद की सैनिक स्टाफ समिति, यानी परिषद का सैनिक स्टाफ। सुरक्षा परिषद सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने की योजनाओं एक सैनिक स्टाफ समिति, मिलिट्री स्टाफ कमेटी की सलाह से बनाएगी। यह सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद के निम्न विषयों में सहायता एवं परामर्श देगी: अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखने की सैनिक आवश्यकताएं एवं सीमित समिति के अधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों के नियंत्रण, संभावित निशस्त्रीकरण। इस समिति के सदस्य परिषद के
स्थायी सदस्यों के सैनिक स्टाफ के अध्यक्ष और उसके प्रतिनिधि होंगे। यानी जो सैनिक स्टाफ समिति बनाई जाएगी वो हुद्दे कोशिश निशस्त्रीकरण करवाएगी और परामर्श देगी, सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देगी, ऐसी बातें वह करेगी। सुरक्षा परिषद को उपयोग में दी गई सशस्त्र सेनाओं को सामरिक सैनिक स्टाफ समिति के हाथों में होगा और वह परिषद के अधीन होगी, यानी सुरक्षा परिषद के अधीन होगी स्टाफ सैनिक कमेटी, और यह विश्व में शांति और सुरक्षा की बात को लेकर समय समय पर अपनी राय देगी। और इसके जो सदस्य होंगे वो महाशक्तियों के जो सेनाओं के प्रमुख हैं वो इसके सदस्य होंगे। अगला है निषेधाधिकार, जिसके बारे में कल भी डिस्कस किया था और बाकी रह गया। निषेधाधिकार की पृष्ठभूमि, वीटो की पृष्ठभूमि, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सबसे पहले निषेधाधिकार प्रस्ताव रखा था। स्टालिन और चर्चिल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। वह बाद में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भी मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श के क्रम में 4 महाशक्तियां इससे एकमत रही। निषेधाधिकार का आधार यही था कि उत्तरदायित्व तथा अधिकार परस्पर संबंधित होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के तीसरे आयोग की अधिशासी अधिकारी ग्रेसन क्रीक के अनुसार निषेधाधिकार 2 मूलभूत धारणाओं पर आधारित है। प्रथम तो धारणा यह थी कि किसी भी सशस्त्र कार्रवाई में उसका भार संभवतः महाशक्तियों को वहन करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप परिषद ने इन सदस्यों से यह आशा करना अव्यावहारिक होगा कि वे अपनी सेनाओं को उन कार्यवाही के लिए प्रदान करेंगे जिनके की वे विरोध में हैं। यानी वीटो का जो सबसे पहले स्टार्टिंग की थी याल्टा शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने, और इंग्लैंड और रूस के जो प्रमुख व्यक्ति थे, जो नेता थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई सैनिक कार्रवाई होगी तो उनके लिए 5 शक्तियाँ उत्तरदायी होगी। और वीटो के बारे में एक बात ये रही कि वीटो का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ कुछ महाशक्तियाँ के अपने हित होंगे या उनके विरुद्धी होंगे। अव्यवहारिक होगा कि वे अपनी सेनाओं को उन कार्रवाई के लिए प्रदान करेंगे जिनके वे विरोधी हैं, यानी जिनका वे विरोध कर रहे हैं उनको दबाने के लिए ही वह सेना भेजेंगे। दूसरी धारणा यह भी थी कि संघ को अपनी शक्ति के लिए महाशक्तियों को आवश्यक सहयोग पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि संघ को अपनी शक्ति के लिए महाशक्तियों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी जो शक्तियाँ हैं उसके लिए वह इन महाशक्तियों के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। यदि यह सहयोग अपर्याय है तब सशस्त्र सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं भी आवश्यक ही असफल होंगी। यानी इस प्रकार अगर वह सहयोगी नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से विश्व में शांति और सुरक्षा और भय का वातावरण बना रहेगा। नेक्स्ट, निषेधाधिकार का प्रयोग, वीटो का प्रयोग। सोवियत संघ ने 16 जनवरी 1946 को पहली बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया, यानी 1946 में इसका प्रयोग किया। लेबनान तथा सीरिया ने अपने देशों से ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेनाएं हटाए जाने का आग्रह किया। अमेरिका का प्रस्ताव कि सेनाएं शीघ्र हटाई जाए। सोवियत संघ चाहता है कि सेनाएं तुरंत हटा ली जाए, इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो द्वारा समाप्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने की 1945 की स्थापना के बाद संयुक्त संघ ने सुरक्षा परिषद में 114 बार वीटो का इस्तेमाल किया। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई वीटो का प्रयोग किया था तो वो सोवियत संघ ने किया था, 114 बार। इस निषेधाधिकार का इस्तेमाल करने वाले सदस्यों में अमेरिका का दूसरा स्थान है। यानी अमेरिका ने दूसरा सर्वाधिक इसका उपयोग किया, जिसने 80 बार वीटो का इस्तेमाल किया। ब्रिटेन ने 29 बार, फ्रांस ने 16 बार और चीन ने 11 बार से अधिक इसका इस्तेमाल किया। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वीटो शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। यानी निषेधाधिकार जो शब्द है उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है, फिर भी इसका प्रयोग इन लोगों ने किया है आपसी सहमति से। नेक्स्ट, वीटो का परिणाम, यानी इसका परिणाम क्या निकला।
वीटो के कारण अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का निर्णय दुर्लभ हो गया, यानी इसका परिणाम यह निकला कि अनेक जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनका परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बार बार वीटो का प्रयोग होने लगा। सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्रों को अमेरिका के विरोध के कारण एवं अमेरिकी समर्थक राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरोध के कारण बहुत दिनों तक संघ की सदस्यता नहीं मिली। यानी वीटो के कारण जो सोवियत संघ के समर्थक राष्ट्र हैं उनको अमेरिका ने सदस्यता नहीं दी, वही अमेरिकी समर्थक जो राष्ट्र है उनको सोवियत संघ ने उसमें सदस्यता यूएनओ में नहीं दी, यानी निर्णय नहीं निकला। ब्रिटेन एवं फ्रांस ने वीटो का सहारा लेकर 1956 में मध्य पूर्व की शांति एवं सुरक्षा को भंग कर दिया। निषेधाधिकार के अधीन अधिक प्रयोग से सुरक्षा परिषद के प्रभाव घटने लगा, यानी वीटो का बार बार प्रयोग होने से यूएनओ का प्रभाव घटने लगा। निषेधाधिकार के प्रभाव को कम करने के लिए अंतरिम समिति शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करने पड़े, जिसकी विस्तृत विवेचना पिछले अध्यायों में की जा चुकी है। वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति में बहुत बाधाएं उत्पन्न हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव की जो नियुक्ति होती है, जो वो बनता है, तो वह सुरक्षा परिषद के द्वारा ही बनता है और वह 5 की सहमति से ही बनता है। अगर उनमें से एक भी अगर उसके विपक्ष में जाता है तो उनको वो महासचिव नहीं बनाते। नेक्स्ट, अगला है दोहरा निषेधाधिकार। दोहरा निषेधाधिकार यानी दोहरा प्रकार से निषेधाधिकार भी इनको प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रक्रिया संबंधी तथा महत्वपूर्ण विषयों में भेद करता है, परंतु उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। प्रक्रिया संबंधी मामले के अतिरिक्त किसी भी विषय के निर्णय समय महाशक्तियां जो स्थायी सदस्य हैं में से कोई भी नकारात्मक बल प्रदान कर सकता है और इस प्रकार परिषद के निर्णय को रोक लगा सकता है। यह पहली शक्ति वीटो की शक्ति कहलाती है। दूसरे वीटो का प्रश्न उस समय उठता है जबकि सुरक्षा परिषद को यह तय करना होता है कि कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं, यानी पहली जो प्रक्रिया संबंधी विषय है उस पर वीटो हो सकता है, और दूसरा वीटो जब होता है कि यह वास्तव में प्रक्रिया संबंधी मामला है या नहीं। अतः है या नहीं, चूंकि यह प्रश्न की कोई विषय प्रक्रिया संबंधी अथवा एक कार्य विधि प्रश्न नहीं है, अतः इस पर निर्णय लेते वक्त 9 सदस्यों के मत अनिवार्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्यों के मत भी सम्मिलित होते हैं। अतः इस प्रश्न के निर्धारण के में स्थायी दूसरे सदस्य वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। संघ में इन प्रावधानों के कारण ऐसा कहा जाता है कि दोहरी वीटो की शक्ति के कारण महाशक्तियां की ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जिससे वह सुरक्षा परिषद की किसी भी कार्यवाही को रद्द करवा सकती है। क्लियर, यानी दोहरे वीटो का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, वीटो के पक्ष में तर्क। वीटो के विपक्ष में तर्क या आलोचना। तर्क या आलोचना। अनेक लेखकों के अनुसार हम वीटो के विपक्ष में पढ़ रहे हैं और इसकी आलोचना के बारे में बात करेंगे। अनेक आलोचकों के अनुसार सुरक्षा परिषद अपने सामूहिक सुरक्षा के लिए कार्य करने में असफल हो गई और इसकी असफलता का प्रधान कारण महाशक्तियों का निषेधाधिकार है। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को में वीटो के जरिए अड़ंगा लगाना की आदत जारी रखी। हाल ही में अमेरिका ने इजरायली सरकार के पक्ष में बार बार वीटो का इस्तेमाल किया। पामर तथा पार्किन के अनुसार किसी भी बात ने संयुक्त राष्ट्र में लोक विश्वास को कम करने में जितना योग दिया है उतना सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार उपयोग अथवा दुरुपयोग नहीं किया। डब्ल्यू अर्नल्ड फॉरेस्ट के अनुसार वीटो का भय संपूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है, यानी वीटो एक प्रकार का भय है जो संपूर्ण व्यवस्था पर छाया है, यानी 5 महाशक्तियों को कौन सी बात अच्छी लगे या बुरी लगे वह वीटो कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था में ही रिक्त पक्षपात यह उस कार के समान है जिसकी स्टार्टर किसी भी समय यंत्र व्यवस्था को गड़बड़ करके
उसके इंजन को रोक सकता है। यानी स्टार्टर की भांति है, जो कार चल रही है उसमें गड़बड़ी करके स्टार्टर उसको रोक सकता है, ऐसी बात उन्होंने कही। इसकी आलोचना निम्न प्रकार से की जाती है। पहली, वीटो की व्यवस्था के कारण सुरक्षा परिषद में बड़े बड़े राष्ट्रों का आधिपत्य जम गया है। यानी वीटो के माध्यम से 5 महाशक्तियों का संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिकार जम गया है। वह बहुत ही और बहुमत का कोई महत्व नहीं रहेगा, यानी बहुमत का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि एक जो वीटो का प्रयोग कर लेता है तो बाकी को उसको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। केल्सन ने लिखा है कि वीटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त हो गया और इस प्रकार अन्य सदस्यों पर उनकी कानूनी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई, यानी अन्य लोगों पर उनकी कानूनी प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। चार्टर के द्वारा सब राष्ट्र सदस्यों को समान माना गया है, पर वीटो की व्यवस्था ने इस सिद्धांत का उल्लंघन किया। यानी चार्टर, जो संविधान का चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसमें सभी देशों को समान माना गया है, किंतु वीटो द्वारा इन्हें असमान बना दिया गया है, उस व्यवस्था को मानने को जुटला दिया गया है। दूसरा, वीटो के प्रयोग से सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य किसी भी कार्यवाही को विफल कर सकता है और विश्व लोकमत की उपेक्षा करता है। यानी दूसरा जो बताया गया है, इसकी आलोचना की गई है कि 5 महाशक्तियों में से एक भी महाशक्ति ने अगर किसी विषय पर वीटो कर दिया है तो वो विश्व लोकमत भले उसके समर्थन में हो, वो लोकमत को जुटला सकता है। यानी जो सारा विश्व लोकमत चाहता है कि ये काम होना चाहिए, किंतु महाशक्तियों में से एक ने भी अगर वीटो कर दिया तो वह लोकमत का उल्लंघन कर सकता है। यानी यह एक सर्वे सर्वा वाली बात इसमें लागू होती है। वीटो महाशक्तियों की निरंकुशता और स्वच्छंदता का परिणाम है। यानी ये वीटो है जो महाशक्तियों की निरंकुशता, यानी उनके द्वारा चलाया गया शासन, और स्वच्छंदता यानी उनकी जो मनमानी तरीके से बात करने की या वीटो करने की से है परिणाम है। इससे महाशक्तियों ने अपनी शक्ति के बल पर अन्य सदस्यों पर लाद दिया, यानी वीटो ने अपनी शक्ति के दम पर अन्य राष्ट्रों पर इसको थोप दिया। यदि कोई भी महाशक्ति वीटो की अनुपस्थिति में संघ का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं थी, वीटो की तुलना ऐसी शादी से की गई है जो बंदूक के बल पर की गई हो। यानी वीटो की तुलना ऐसी शादी से की गई है कि जो बंदूक की दम पर की करने वाली शादी है। यानी आप अगर लोकमत में अगर कोई बात आ रही है तो वह वीटो लगाकर उसको नहीं मानेंगे, यानी बंदूक के दम पर उसे अपनी बात को जुटला सकता है, हटवा सकता है। यानी ऐसी शादी से है जो बंदूक कनपट्टी पर रखकर उससे शादी की गई हो, यानी जबरदस्ती का काम इसमें होता है। अगला, महाशक्तियों ने वीटो का दुरुपयोग किया। वीटो के कारण सुरक्षा परिषद शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गई। यानी वीटो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ है अपनी जो कार्य है उनको करने में असफल रहा। त्रिग्वे ली के शब्दों में, वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ नपुंसक है। यह महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षपात कर दिया गया है। यानी वीटो, त्रिग्वे ली ने कहा है कि वीटो की शक्ति से ही यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो नपुंसक है और इसने महाशक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षपात ग्रस्त कर दिया गया है। यानी यह महाशक्तियों द्वारा पक्षपात किया जाता है इसमें, इसलिए यह नपुंसक है। यह अपनी स्वतंत्र कार्यवाही नहीं कर सकता, लोकमत की भी उपेक्षा कर सकता है। वीटो के प्रयोग ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया, यानी समूह की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी उसको नष्ट कर दिया। अब राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए नाटो, सीटो, सेंटो जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों की रचनाएं करने लगे। 1946 में फिलीपींस के प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कहा कि वीटो एक फ्रैंकस्टाइनियन दैत्य है, यानी एक प्रकार का राक्षस है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी व्यवहारिक कार्रवाइयों को रोक देता है, यानी अच्छी कार्रवाइयाँ जो होती है उनको भी रोक देता है। यह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की वीटो पावर के आलोचना का कहना है कि यह व्यवस्था समाप्त होने से सुरक्षा परिषद में बहुमत के निर्णय हो सकेंगे। यानी यह बात की जाती है विचारकों के द्वारा कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अगर प्रयोग नहीं होगा तो वह अपनी कार्यवाही को अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से चला सकता है, बहुमत पर निर्णय कर सकता है। सुरक्षा परिषद का रूप बदलने के पक्ष में यह तर्क दिए गए हैं कि अभी तक 5 में से एक भी स्थायी सदस्य ने वीटो पावर खत्म करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यानी वीटो के प्रति महाशक्तियों का इतना प्रेम है, इतने उसको चाहते हैं कि एक भी स्थायी सदस्य ने इसको समाप्त करने की दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी वो मन से इसको समाप्त करना ही नहीं चाहते। संयुक्त राष्ट्र ने किसी भी बदलाव के लिए 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी बदलाव की अगर बात करेंगे तो 5 की सहमति उसमें अनिवार्य रूप से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट,
अब इसके पक्ष में तर्क, ये विपक्ष में हो गया, अब पक्ष में तर्क, यानी वीटो से में किस प्रकार का अच्छा है ये, इसके बारे में तर्क दिया जाएगा। सुरक्षा परिषद में वीटो की व्यवस्था को हटा देने की समस्या से समाधान नहीं हो सकता। सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली सदस्य बनाए रखने की यह व्यवस्था आवश्यक थी। वीटो की व्यवस्था न होने पर अमेरिका और ब्रिटेन, जिन्हें विश्व राष्ट्रों का बहुमत प्राप्त था, सोवियत संघ और उसके सहयोगी राष्ट्रों को वह पराजित कर सकते थे। यानी यह अगर व्यवस्था नहीं होती और सोवियत संघ का जो रूस प्रतिनिधि है उसको सदस्य नहीं बनाया जाता, तो ये दो देश है जो विश्व में सबके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते थे, इंग्लैंड और अमेरिका। इस हालत में संयुक्त राष्ट्र संघ पश्चिमी गुटों के हाथ की कठपुतली बन जाता है, यानी पश्चिमी जो राष्ट्र हैं पूंजीवादी समर्थक, उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। सोवियत संघ को उनमें शामिल होना व्यर्थ होता, यानी सोवियत संघ उसमें शामिल होकर भी क्या कर लेता। वीटो की व्यवस्था ने सोवियत संघ को संयुक्त राष्ट्र संघ में इतना प्रभावकारी बना दिया जितना प्रभावकारी अमेरिका ब्रिटेन का बहुमत था, यानी इसके द्वारा सोवियत संघ भी इतना प्रभावशाली बन गया जितना अमेरिका और ब्रिटेन का। स्टीव एंसन ने लिखा है, स्वयं वीटो हमारी कठिनाइयों का आधारभूत कारण नहीं है, यह सोवियत संघ के लोगों के साथ दुर्भाग्य एवं दीर्घ स्थित विभेदों का प्रतीक मात्र है। संक्षेप में वीटो के पक्ष में तर्क दिए गए हैं, जिनमें पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता के लिए ये नितांत आवश्यक है कि शांति एवं सुरक्षा स्थापना के लिए महाशक्तियों के बीच परस्पर एक सहयोग हो। महाशक्तियों के सहयोग के बिना सामूहिक व्यवस्था संभव नहीं है, यानी वीटो इसलिए आवश्यक है कि पांचों महाशक्तियां एक होकर विश्व में कोई सामूहिक व्यवस्था स्थापित कर सकती हैं और जिससे संभव हो सके। राष्ट्र संघ की सफलता का एक कारण अमेरिका और रूस का उसके पृथक रहना था, यानी राष्ट्र संघ की विफलता का एक कारण अमेरिका और रूस का उसके पृथक रहना था, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, इससे राष्ट्र संघ सफल हो सकता है, यानी एक दूसरे पर अंकुश लगा सकते हैं। स्टीव एंसन के शब्दों में, यदि 5 बड़े राष्ट्र अपने महत्वपूर्ण हितों से संबंधित किसी मामले में राजी नहीं होता तो उसमें से किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग एक बड़े युद्ध को जन्म देगा। यानी स्टीव एंसन ये कह रहे हैं कि ये 5 वहाँ जो शक्तियाँ हैं ये एक दूसरे के हितों के विरुद्ध अगर कोई काम करेगी और ये आपस में अगर सैनिक कार्रवाइयाँ कर देती है तो विश्व में एक भयानक युद्ध भी छिड़ा जा सकता है। अगला, वीटो की व्यवस्था ने शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों में बड़े राष्ट्रों को का सहयोग निश्चित करके यह तय कर दिया कि सुरक्षा परिषद का निर्णय होगा वह बहुत सोच विचार कर पूर्ण जिम्मेदारी के साथ होगा। यानी वीटो के प्रयोग से 5 महाशक्तियां अगर कोई निर्णय लेगी तो वह सोच विचार कर लेगी और जिम्मेदारी के साथ लेगी, ऐसी बात ये करें। वह ऐसा निर्णय नहीं करेगी जिसे पूरा करने में उसे शक्ति उसमें न हो, क्योंकि उसमें निर्णय के लिए 5 बड़े राष्ट्रों का सहयोग अनिवार्य है। अतः उन निर्णयों का कार्यान्वित करने में उन पर सामूहिक दायित्व होगा, अतः उसकी कार्यवाही की सफलता निश्चित तय कर देगी। यानी अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो 5 की सहमति से लिया जाएगा, जिससे वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा और वह ऐसा कोई वादा नहीं करेगी जो हवाई किले बनाएगा। वीटो कई बार अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांतिपूर्ण हल करने के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। यानी वीटो का प्रयोग करके अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का बहाल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में कहा जाता है कि यदि वीटो को हटा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का कार्य सुगम हो जाएगा, किंतु यदि ऐसा होता तो इसमें एक गुट की प्रधानता हो जाती। वीटो ने संघ के विभिन्न पक्षों को संतुलन बनाए रखा और किसी भी गुट को अपना मनमाना कार्य करने से रोका। उदाहरण के लिए सुरक्षा परिषद में कश्मीर के प्रश्न पर जब ब्रिटिश अमेरिकी गुट ने पाकिस्तान का समर्थन किया था तो सोवियत संघ ने 1958 में 2 बार वीटो का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को संभाला था। यानी जो पाकिस्तान है वो उसको अमेरिका और ब्रिटेन सहयोग दे रहे थे और पाकिस्तान ने जो कश्मीर मुद्दा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गया, किंतु सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग करके 2 बार प्रयोग करके इस मामले को रोक दिया, क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान पश्चिमी गुटों का समर्थन करने लगा था। अतः और जो कश्मीर का मुद्दा है उसको ले जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया, अतः उन दोनों ने इसका समर्थन किया, किंतु उस समय लगा कि इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, तो यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने भारत का मित्र होने के, सहयोगी होने के नाते 2 बार वीटो का प्रयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये सारा संभव किस लिए हुआ? क्योंकि वीटो का प्रयोग का अधिकार रूस के पास था। अगर नहीं होता तो वह दोनों देश अपनी मनमानी करने के लिए भारत से युद्ध करते और युद्धक सामग्री भेज रहे थे और भेज देते। क्लियर?
और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को संभाला। वीटो का प्रयोग बड़ी शक्तियों एक दूसरे पर अंकुश बनाए रखने के लिए करती है। यदि कभी वीटो का समाप्त करने का सफल प्रयोग तो हुआ तो चीन निश्चित ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का त्याग कर देगा। अगर वीटो समाप्त हुआ तो चीन जरूर यूएनओ की सदस्यता का त्याग कर देगा। इस बात में दो बात नहीं है कि चीन के अभाव में संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व नगण्य रह जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का बनाए रखने के लिए वीटो की बुराइयों को स्वीकार करना ही सार्थक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि संयुक्त राष्ट्र बिल्कुल न होने से लंगड़ा संयुक्त राष्ट्र ही अच्छा है। यानी इस तरह से विश्व में अगर कोई व्यवस्था है और उसमें कुछ कमियां हैं तो वो अच्छी, यानी लंगड़ा संयुक्त राष्ट्र ही अच्छा है। अगर विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं होने से तो बेटर है लंगड़ी व्यवस्था ही हो, पर हो। नेहरू जी भी इस बात का समर्थन करते हैं। वीटो संयुक्त राष्ट्र की समस्त कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं महासभा में वीटो की व्यवस्था नहीं है। यदि हम वीटो रहित सुरक्षा परिषद की कल्पना करें तो हमें आभास होगा कि किसी बड़े अशुभ को रोकने के लिए छोटे अशुभ के रूप में वीटो की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि अमेरिका अपने सभी स्थायी सदस्यों की सदस्यता से एवं अपने बहुमत का प्रभाव से कोई ऐसा निर्णय करने में सफल हो जाता जिसे चीन स्वीकार नहीं करना चाहता, तो उक्त निर्णय चीन के हितों के प्रतिकूल है तो निश्चित ही चीन अपनी हर संभव शक्ति से निर्णय को कार्यान्वित करने की रोकने का प्रयास करता। सार्वभौमिक रूप से दोनों गुटों पूर्व पश्चिम के मध्य बड़ा संघर्ष हो जाता जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ग्रहण कर ले। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद के निर्णयों की अवहेलना होगी जिससे उसका महत्व घट जाएगा। उक्त अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए यह उचित होगा कि चीन अपना निषेधाधिकार के द्वारा उस प्रस्ताव को ही समाप्त कर ले। यानी अगर ये वीटो नहीं होगा तो अमेरिका समर्थित जो राष्ट्र है वो बहुमत के आधार पर कोई निर्णय कर लेंगे चीन के विरुद्ध, तो चीन क्या करेगा, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको रोकने की कोशिश करेगा। बड़ा अशुभ हो जाएगा। इससे अच्छा छोटा अशुभ हो जाए कि चीन उस प्रस्ताव पर वीटो कर दे, यानी वह बात खारिज हो जाए। तो ये जरूरी है। इसके अतिरिक्त शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकृत होने एवं लघु असेंबली की स्थापना से वीटो का महत्व गौण पड़ गया और वीटो का प्रभाव मुख्य रूप से सदस्यता से संबंध में रह गया। विश्व शांति के संबंध में अब महासभा का अत्यंत विस्तृत अधिकार मिले जिसके संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई काम नहीं रुक सकता। वीटो का कायम करते हुए महासभा द्वारा बहुत से कामों को संपन्न कराया जा सकता है। नेक्स्ट, ये सुरक्षा परिषद के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट, इसे निषेधाधिकार को सुधार किया जा सकता है। जैसे निषेधाधिकार की बुराई को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक सुझाव दिए गए। कुछ विद्वानों का मत है कि सब तरह के निर्णय के लिए 15 सदस्यों में से 8-9 का मत पर्याप्त माना जाए। प्रक्रिया संबंधी विषयों में केवल साधारण बहुमत को ही उचित निर्णय करने का अधिकार दिया जाए। सुरक्षा संबंधी 2/3 अर्थात 15 में से 10 का होना पर्याप्त है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि जिन प्रश्नों पर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य एक मत न हो उन्हें अंतिम निर्णय के लिए महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह सुझाव दिया जाता है कि वीटो का प्रयोग तभी उचित होगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करे। यानी वीटो का प्रयोग आप लास्ट में करें जब सैनिक कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े, उससे पहले वीटो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये एक सुझाव है। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि मौलिक निश्चयों के लिए सुरक्षा परिषद के 3 सदस्यों के मत आवश्यक हों। किसी विचार को मत है कि जब स्थायी सदस्य विपक्ष में मत दे तब भी वीटो का प्रयोग माना जाए। यह भी सुझाव दिया गया है कि नए राष्ट्रों के प्रवेश शांतिपूर्ण ढंग से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने तथा संयुक्त महासचिव की नियुक्ति पर वीटो का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी ये 2-3 जो चीज़ें हैं इन पर वीटो का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे महासचिव की नियुक्ति है, नए राष्ट्रों को उसमें एंट्री देनी है, बिठाना है या उन्हें प्रवेश देना है या अंतर्राष्ट्रीय से कोई मामले हैं तो उन पर वीटो का प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वीटो के सुधार के लिए अनेक प्रस्ताव रखे गए परंतु वीटो की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सका। वैसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव और लघु असेंबली जैसे व्यवहारिक उपायों से वीटो का महत्व अवश्य थोड़ा कम हो गया है। नेक्स्ट, अब सुरक्षा परिषद की भूमिका यानी इसकी क्या भूमिका रही है इसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन करेंगे। बड़े राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद को अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए औजार की तरह प्रयोग किया है। यानी सुरक्षा परिषद को अपने जो ये राष्ट्र है इसका एक राजनीतिक औजार के रूप में इसका उपयोग किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि सुरक्षा परिषद शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ का खिलौना मात्र रह गया। यानी कुछ लोगों का मत है कि जो सुरक्षा परिषद है वह शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ का खिलौना नाम है।
खिलौना मात्र है। आजकल महाशक्तियों का सहारा पाकर सदस्य राष्ट्र सुरक्षा के निर्णय की अनसुनी कर देते हैं। राष्ट्रों की इच्छा के विपरीत किसी भी तरह के निर्णय वहाँ संभव नहीं है जिसके वह स्पष्ट हो जाता है। सुरक्षा परिषद का निर्णय वीटो संपन्न राष्ट्रों का निर्णय है। सुरक्षा परिषद की सफलता में उसकी शक्तिहीनता भी बहुत बाधक है। उसके पास अनेक कोई फौज शक्ति नहीं है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों को आज उनके राष्ट्र सम्मान नहीं करते। वे बड़े बड़े राष्ट्र स्वयं उसकी उपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रभाव बढ़ना अनिवार्य है। तथ्य है, महासभा के पास भी कोई स्पष्ट शक्ति के लिए प्रस्ताव ने महासभा का अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की है। संक्षेप में, महासभा का बढ़ता हुआ प्रभाव संयुक्त परिषद की भूमिका हास का कारण है। फिर भी सुरक्षा परिषद का महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। सुरक्षा परिषद का महत्व इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 महाशक्तियों का इसमें प्रतिनिधित्व है। वर्तमान समय में विश्व के किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए इन शक्तियों का सहयोग आवश्यक है। इस प्रकार हमने सुरक्षा परिषद के बारे में हमने पढ़ा, उसके वीटो की शक्ति को पढ़ा, उसका प्रयोग को देखा, उसके परिणाम को देखा, दोहरा निषेधाधिकार देखा, उसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए और इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, इनके बारे में भी विस्तृत रूप से आपको बताया। अतः सुरक्षा परिषद का जो अमूमन बातें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अब इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में, जिसे न्याय परिषद कहा गया है। अच्छा, इसको देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।